हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर के बारे में जो सेमेस्टर 3 मॉड्यूल 1 डीसी जनरेटर है। ठीक है, तो आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आईटीआई जो है सेकेंड ईयर में डीसी जनरेटर से यानी सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 से क्वेश्चन पूछता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी जनरेटर का ये पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 के बारे में देखेंगे डीसी जनरेटर का। दोस्तों, डीसी जनरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने आप में टॉपिक होता है, तो इसे कवरअप आप बहुत ही केयरफुल करिएगा और इसका जितना भी प्रश्न है इस वीडियो में हम देखेंगे और आगे पार्ट 2 भी 3 भी लेकर आएंगे, उसमें कवरअप कराएंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। दोस्तों, डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर जो होती है मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, डीसी जनरेटर क्यों नाम पड़ा है? देखिए, इसके जो आर्मेचर में होता है हमेशा एसी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं हम रेक्टिफायर लगा के, रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी का प्रयोग करके एसी को हम डीसी में, एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद डीसी को टर्मिनल बॉक्स के माध्यम से आउटपुट सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो डीसी जनरेटर भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत जगह पे, जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होती है, जहाँ पे बैटरी चार्जिंग या फिर जहाँ डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए फिर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला इसमें है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों, जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका नाम पूछा है। पहला दिया है आर्मेचर कोर, दूसरा दिया है ब्रश, तीसरा दिया है कम्यूटेटर रेजर, चौथा दिया है कम्यूटेटर सेगमेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, कम्यूटेटर रेजर, यह जो दिखाया गया है भाग, यह कम्यूटेटर रेजर को दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, जो डीसी जनरेटर होते हैं इनके जो पार्ट होते हैं वह दो प्रकार में होते हैं। एक होता है स्टेटर का पार्ट, ठीक है, दूसरा होता है रोटर का पार्ट। मेनली दो होते हैं, एक स्टेटर होता है, दूसरा रोटर होता है। जो स्टेटर का पार्ट होता है इसमें योक होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होता है, देन पोल कोर होता है, फिर पोल वाइंडिंग की जाती है, उसके बाद पोल शू होता है। ठीक है, इंडेरिंग प्लेट होता है और टर्मिनल बॉक्स होता है। तो ये सभी स्टेटर के पार्ट होते हैं। वहीं जो रोटर के पार्ट होते हैं, आर्मेचर होता है, आर्मेचर कोर होता है, देन उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग उसमें करते हैं, कम्यूटेटर होता है इसी रोटर में। ठीक है, कम्यूटेटर होता है, बियरिंग होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये सब जो है रोटर के पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स वाला भाग पूछा है यह कम्यूटेटर रेजर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? यह दिखाया गया है, डीसी जनरेटर का नाम बताना है। तो डीसी जनरेटर का देखिए, इस वाइंडिंग के और आर्मेचर वाइंडिंग के यह समांतर में एक लगाया गया है, शंट रेजिस्टेंस लगाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड यह होता है। दोस्तों, यहीं पे ए वाइंडिंग यहाँ न रखे, सिर्फ यहाँ पे रहे तो इसको हम डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड कहते हैं। लेकिन यह आर्मेचर और ए जो सीरीज वाइंडिंग है इसके सब दोनों के पैरेलल में है, तो यह इसको हम डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। तो ठीक है, तो यह जो फिगर दिखाया गया है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर दिखाया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रश्न तीसरा है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कार्क स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेनली डीसी जनरेटर में वो राइट हैंड रूल का, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है उसका नियम वर्क करता है। ठीक है, तो पूछा है प्रश्न में, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगर वहीं दोस्तों डीसी मोटर की बात कर दे तो डीसी मोटर में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। प्रश्न अगला है और बहुत ही यह बीबीआई प्रश्न है। क्वेश्चन जो 4 है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो डीसी जनरेटर होता है ईएमएफ की गणना करने के लिए, देखिए ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ बराबर NP∅Z बाई 60A होता है। ठीक है, इसको आप रट लेंगे, याद कर लेंगे। इस पे आपसे प्रश्न भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, E बराबर NP∅Z बाई 60A। तो मिला लेते हैं। पहला है ∅ZN, P नहीं दिया है, गलत हो जाएगा। दूसरा NP ये भी गलत है। तीसरा है NP∅Z बाई 60A। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। E बराबर NP∅Z बाई 60A होता है, जहाँ N नंबर ऑफ स्पीड होता है, P पोल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर होता है, A क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न अगला है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? एक डीसी मोटर दे दिया है, तो मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ईएमएफ जो मोटर होता है, मोटर को क्या हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, और जनरेटर से सप्लाई लेते हैं। तो भी को हम यानी वोल्ट को हम देते हैं, तो उसमें एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है प्लस IaRa उत्पन्न होता है, जो आर्मेचर करंट और रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। या फिर EB बराबर क्या हो जाएगा? V माइनस IaRa हो जाएगा। ठीक है, तो यही ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में? तो बैक ईएमएफ बराबर V माइनस IaRa। तो पहला देख लेते हैं, यह होगा नहीं, दूसरा यह भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। EB बराबर V माइनस IaRa वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, डीसी जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों जो X के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है। पोल टिप दिया है, पोल कॉइल दिया है, पोल कोर दिया है, पोल शू दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो दिखाया गया दोस्तों, यह पोल शू दिखाया गया है। ठीक है, पोल शू को फिगर में दिखाया गया है। प्रश्न अगला है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ डीसी हम सोर्स दे रहे हैं, है ना। शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जो बाहर से सोर्स देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स देते हैं, उसे हम अलग से उत्तेजित करते हैं। ठीक है, इसको तो यहाँ से देख सकते हैं, डीसी सोर्स अलग से हम इसको हम क्या कर रहे हैं, सोर्स से उत्तेजित कर रहे हैं। तो यह जो फिगर दिखाया गया है वह सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर दिखाया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? हीट को, कैनेटिक को, केमिकल, मैकेनिकल को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों जो मैकेनिकल होता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है? वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, डीसी जनरेटर
फील्ड का नाम क्या है? फील्ड दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तीर अंदर गया है और यहाँ एक तीर बाहर आया है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं लघु यौगिक जनरेटर, दूसरा लॉन्ग सम कंपाउंड जनरेटर, तीसरा है विभेदी यौगिक जनरेटर, चौथा है संचयी यौगिक जनरेटर। दोस्तों यह जो दिखाया गया है वह दिखाया गया है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें जो फाई होता है वह फाई एस एच माइनस फाई एस सी का डिफरेंस होता है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। फाई एस एच एक अंदर की है, एक बाहर की तरफ है, ठीक है, डिफरेंस है। तो इसलिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर? कार्क स्क्रू नियम, दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, चौथा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम होता है वह डीसी जनरेटर का सिद्धांत होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11वां है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? दोस्तों जो डायनेमिक इंड्यूस जो फार्मूला है ईएमएफ का वह क्या होता है? तो आपका क्या होता है? बी एल भी साइन थीटा होता है। जो इंड्यूस ईएमएफ होता है गतिशील का वह क्या होता है? बी एल भी साइन थीटा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं बी एल भी वोल्ट नहीं, बी एल साइन थीटा यह भी नहीं, बी एल भी साइन थीटा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है? बी एल भी साइन थीटा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? पहला कॉर्क स्क्रू नियम, दूसरा राइट हैंड फॉर्म रूल, तीसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, चौथा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दिया है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? दोस्तों जो भाग दिखाया गया है इसका नाम क्या है? ठीक है, तो देखने से पता चल रहा है इसका जो योक होता है बॉडी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये योक होता है, फ्रेम बोला जाता है, ठीक है। यह कास्ट आयरन का बना होता है छोटे मोटर जनरेटर में, और बड़े जनरेटर में कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर होते हैं? तो लैप का मतलब ए बराबर पी होता है और वेव मतलब ए बराबर 2 होता है, ठीक है। तो लैप जो है ए बराबर पी होगा, लेकिन डुप्लेक्स पूछा है तो 2 कर देंगे, 2 इंटू पी हो जाएगा। कितने समांतर पथ होंगे? तो ए बराबर पी 4 दिया है, 2 दिया है, बराबर 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पे सिंपल 4 पोल डीसी जनरेटर के लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पाथ है अगर ये पूछता तो 4 हो जाता, लेकिन डुप्लेक्स लैप पूछा है तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? यह भाग दिखाया है दोस्तों, इसका नाम बताना है क्या है। पहला दिया है साइड एंड फ्लैट्स, दूसरा पोल शू लेमिनेशन, तीसरा है कम्यूटेटर सेगमेंट, चौथा आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? आर्मेचर कोर लेमिनेशन, आर्मेचर कोर लेमिनेशन बोलेंगे। यह जो दिखाया गया है फिगर, यह आर्मेचर कोर लेमिनेशन का भाग होता है।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 16वां है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो डीसी जनरेटर में मेनली जो इंटरपोल होते हैं दोस्तों, वह आर्मेचर के सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं। आर्मेचर के सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं इंटरपोल, ठीक है, इंटरपोल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला देख लेते हैं, इन सीरीज विथ आर्मेचर। तो पहला ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं वह कैसे जुड़े होते हैं? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो दोस्तों आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा होता है? इंटरपोल जुड़ा होता है। तो आपके एग्जाम में इंटरपोल से पूछ देता है कि इंटरपोल आर्मेचर में क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्यों यूज करते हैं? तो दोस्तों मेनली जो इंटरपोल होता है, आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? बिल्डअप द वोल्टेज, रिड्यूस द फील्ड करंट, रिड्यूस आर्मेचर करंट, या नियत आउटपुट वोल्टेज बनाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेनली जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है वह बिल्डअप द वोल्टेज होता है, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट होता है जनरेटर। तो दोस्तों अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं रहेगा तो वोल्टेज बिल्डअप ही नहीं करेगा जनरेटर, ठीक है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व को बरकरार रखना बहुत ही आवश्यकता होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है? वोल्टेज का निर्माण करना। प्रश्न अगला है, डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो ब्रश संपर्क बिंदु होता है, उसको कौन मापता है? तो दोस्तों ब्रश जो होते हैं मेनली आपका ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध को मापता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विपरीत ब्रश नहीं होता है, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच नहीं होता है, और आपका ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच नहीं होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डीसी मशीन के वे दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। कौन कौन? आपका ब्रश एंड कम्यूटेटर, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? तो एक्स के रूप में किस वोल्टेज ड्रॉप को चिन्हित किया गया है? फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, या शंट फील्ड ड्रॉप। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये जो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, उसको यह दिखाया गया है एक्स के रूप में। तो याद रखेंगे एक्स के रूप में जो भाग होता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को दिखाया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है? ठीक है, जो शंट फील्ड आपका है यानी ये आपका आर्मेचर हो गया, इसके समांतर में जुड़ा है शंट फील्ड, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। लघु शंट यौगिक हो जाएगा, शॉर्ट कंपाउंड हो जाएगा। दोस्तों ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा? शॉर्ट शंट कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। यही ये सीरीज रेजिस्टेंस और आर्मेचर दोनों के अगर पैरेलल में जुड़ा होता तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाता, लेकिन सीरीज वाइंडिंग से न जुड़ के सिर्फ ये आर्मेचर से जुड़ा हुआ है इसका, तो यह हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बताना चाहेंगे आपको कि जो आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2
का सभी प्रकार का जितने भी क्वेश्चन थे इसमें हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो ITI इलेक्ट्रीशियन रिवीजन बैच नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाके सीरियल बाई से सभी वीडियो को रीच कर लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, और सेमेस्टर 3 में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक है, उसको हम बारी बारी से कवर कराएंगे। तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में DC जनरेटर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।